जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। ये बहुत प्यारा गाना है। उसकी ये लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब बच्चा एग्जामिनेशन के लिए जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, तो मैं उसको जरूर ये बोलती हूँ कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिजिक्स में अलग जंग, मैथ्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग। तो ये जंग ही तो जीत रहे हैं आप, लेकिन जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। और वो संग देना है मुझे एज अ गुड मेंटोर, एज अ गुड गाइड, जो कि तुम्हें बिना पैनिक सिचुएशन के, बिना पैनिक हुए तुम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो। और एंटर करने के बाद जो मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है, तुम वैसे ही करना। बिल्कुल बैठ के पहला स्टेटमेंट थैंक्स टू यूनिवर्स, पहला स्टेटमेंट यही बोलना है, थैंक्स टू यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि आप इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हो, आंखें बंद करके आप विजुलाइज कर रहे हो कि मेरे हाथ में जो सेट आया है, वो सेट में वो सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो पिछले 2 दिन से मैं रिवाइज कर रही हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं। वही न्यूमेरिकल, वही रोड मैप, वही डेरिवेशन, सब कुछ वही आ गया जो मैंने 2 दिन में रिवाइज किया था। और अगर मैंने केमिस्ट्री पॉइंट एनके को फॉलो किया है तो मैम की प्रिडिक्शन से मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया। सारे क्वेश्चन उसी में से आ गए। ऐसा विजुलाइज करना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। 4 मैजिकल स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट बोलना है। देखो चातु चमत्कार, 11 टाइम्स स्पीक दीज 4 मैजिकल स्टेटमेंट्स। आई एम सॉरी, साल भर में कुछ ना कुछ तो गलती करी है पढ़ाई को लेकर, प्लीज फॉरगिव मी, आप अपनी क्लींजिंग कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी को। थैंक यू, पेपर फंस गया है ना यार। आई लव यू, क्योंकि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो पेपर देने के बाद, 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। ओके, सोसाइटी शैल वी स्टार्ट। बिगेस्ट सरप्राइज फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट एनके, प्रहार 2.0 लेवल 2। लेवल 2, लेवल 1 मैंने कल आपको अपलोड किया, आपको मिला, आपने सॉल्व किया। आई होप आप उसके, आपने देखा होगा, आपने उसको सॉल्व किया होगा और आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। ये प्रहार का 2.0 का लेवल 2 है। इससे ऊपर सीबीएसई का लेवल कल नहीं जाएगा। आई प्रॉमिस यू, अगर ये सेट आप लगा के आज सोते हो तो बढ़िया आपको सुकून भरी नींद आएगी। उसके बाद आपको सुबह उठना है। सुबह उठ के फॉर्मूला शीट्स अगर आपके पास नहीं है, आपको बनाना नहीं आता है, आप कमेंट में बोलिए मेरे को, मैं फॉर्मूला शीट अपलोड कर दूंगी। वो फॉर्मूला शीट रिवाइज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की, रिएक्शंस देखेंगे हम, ऑक्जेलिक एसिड की, केआई की, फेरस की, और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन कलर के साथ ये देखेंगे। 4 कीवर्ड्स मैंने सिखाया है, डीडी ट्रांजिशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल, लेंथ लाइन कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप पढ़ के जाएंगे। और ऑर्गेनिक में जो वन शॉट में मैम ने लास्ट में 5 रिएक्शन हाईलाइट करी थी, वो 15 रिएक्शन, वो 5 रिएक्शन ढंग से पढ़ के जाना और 5 टेस्ट पढ़ के जाना। इतना सुबह सेल्फ ट्रस्ट करके खुद पर, किसी प्लेटफॉर्म पे मत झांकना, बस सुबह सेल्फ ट्रस्ट करके उसको पढ़ के चले जाना। और ये सेट आज रात में सोने से पहले लगा लेना। दोनों प्रहार लेवल 1 लेवल 2 दोनों को ढंग से लगा लेना, सॉल्व कर लेना। उसके बाद मैम के वन शॉट को लेते हुए, और अभी भी डर लगे तो आप सेट ए बी सी डी बाय कर सकते हो और उसको लगा सकते हो। और नो डाउट, अगर आपने मेरा पूरा रोड मैप फॉलो किया, प्रहार लेवल 1 लगाया, प्रहार लेवल 2 भी लगाया, मैं कह रही हूं कि आप तो जीत ही गए। और आपकी तरफ से मैं कह रही हूं थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू यूनिवर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये है हमारा प्रहार 2.0 का लेवल 2, जिसमें पहला ही ग्राफ से एमसीक्यू आया। अगर कल आपने पेपर खोला, किसी सेट में ग्राफ से एमसीक्यू आएगा तो बच्चा क्या सोचेगा, ओ बाबा रे आगे का पेपर कैसा होगा यार, इतना टफ लेवल दिख रहा है। नो भैया, चिल आउट हो जाओ बिल्कुल। भैया मोलरिटी वर्सेस कंसंट्रेशन पढ़ा है ना। कंसंट्रेशन और मोलरिटी के बीच का ग्राफ क्या था, मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ। कंसंट्रेशन में क्या पढ़े थे कि आप जैसे जैसे पानी मिलाओगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो रैपिड इंक्रीजमेंट होता है आयंस में, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक एक्सटेंट पे जाके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। वो क्या मांग रहा है, वो बता रहा है इसमें कि आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही रहेगा इसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्गर एंड फुली डिसोसिएटेड एट ऑल द कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो बेटा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलो, according to Henry law, when temperature is increases at a constant pressure, solubility of the gas liquid decrease because, ऐसा क्यों होता है, तो पहला दिया है dissolution of the gas in general exothermic gas pressure decreases
ये दिया है। और एक और ऑप्शन देखो आप, आपको मिलेगा मोल फ्रैक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। तो बी वाला कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दूंगी, है ना, कि बच्चों को पूरा पूरा पेपर दिखाई देना चाहिए यार। मान लो ये आया ऐसा कोई क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछेंगे कौन सा वाला सही है इसमें, तो आप इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे भाई? सॉल्व करने के लिए मैम की बात मानोगे। क्या मानोगे? अब आपको ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम दिख रही हैं, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम दिख रही हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बना देना, ये 2 बना देना, ये 3 बना देना। हो सकता है 3 मार्क में 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाए। तो बेटा क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनको इक्वल रख देना, इसकी पावर आ जाएगी। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, जब आप ये करोगे ना, 3 को 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ किससे डिवाइड करोगे? 3 को 1 से, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को इक्वेट कर देना, इनकी पावर आ जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा C पावर 2। ठीक है, चलो। उसके बाद गैल्वेनिक सेल के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसा आएगा कि गैल्वेनिक सेल में अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तो क्या होगा? यार ये तो बहुत इजी है ना। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज को हटाओगे तो क्या होगा? न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो बी इसका आंसर है, इसको रट लेना। द अल्फा बीटा मोनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज डिफर सिग्निफिकेंट। अब आपको पता होगा, आप ग्लूकोज के आप जब आइसो बनाते हो, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो एंड लीवो अल्फा और बीटा फॉर्म बनाते हो इसके, तो क्या होता है? तो बेटा जी क्या डिफरेंट होता है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट होता है, या ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, या लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट होती है, या प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप? अरे भैया ओरिएंटेशन, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, वही दिया है। अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड द वन एक्सपेक्टेड टू शो द स्ट्रॉन्गर एसिड कैरेक्टर लोएस्ट पीके वैल्यू। याद रखना, जिसकी पीके वैल्यू कम होगी बच्चे, जिसकी पीके, अरे बाबा चल जाओ वाइट, जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो उतना अच्छा एसिडिक करेक्टर शो करता है। जैसे आपको पता है पीएच जितनी कम होगी उतना ही मोर एसिडिक होता है ना सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखनी है कहानी। पीके पर पक्का कल 2026 में हैशटैग सेट ABC में कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम बच नहीं सकते इससे। मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए डाल दिया इसमें। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट किसका होगा? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड का, इसीलिए इसका पीके की वैल्यू ज्यादा रहेगी यहाँ पर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगो स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन और रिएक्शन बट फेल्स टू अंडरगो द बेस कैटलिस्ट कंडेंसेशन? तो भैया सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन किसमें होता है? जिसमें अल्फा कार्बन होता है। इनमें पहचान लो, पहला एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन है, तीसरा क्या है भाई? तीसरा बेंजल्डिहाइड है, चौथा आपका ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो बेटा आपका बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी के ऊपर, कि भैया कौन सा देता है? तो बेटा आपको याद रखना है, इट फॉर्म सल्फोमाइड इनसॉल्युबल। सेकेंडरी के साथ, क्यों? सेकेंडरी के साथ वो घुलता नहीं है, प्राइमरी में घुल जाता है, टर्शरी में रिएक्शन नहीं होती। याद रखेंगे आप। अकॉर्डिंग टू द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड, बाहर 2 क्लोराइड आयन है, तो कितने प्रेसिपिटेट होंगे? 2 प्रेसिपिटेट होंगे। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द क्रोमेट टू डाइक्रोमेट इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको ढंग से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, बहुत ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, द कलर चेंज फ्रॉम येलो टू ऑरेंज अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द क्रोमियम आयन। ON बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, एसिडिफिकेशन शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम में, उस वजह से होता है, रिडक्शन ऑफ द क्रोमियम जो चेंज होता है उस वजह से होता है, या फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो बेटा सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। ये मैंने अभी आपको 1 शॉट में भी कराया है। ठीक, कंपाउंड गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यहीं से उठ गया, एल्डिहाइड होगा भाई। डज नॉट गिव आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म भी नहीं दे रहा तो पक्का एल्डिहाइड होगा। इट गिव्स कैनिजारो बट इट ऑल्सो undergoes Cannizzaro reaction, the compound is CH3CHO। तो वो बता रहा है कौन सा कंपाउंड है, बताओ। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला है, कौन सा देखा? ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना इसमें, इसलिए मैच करना है एल्डोल से, कैनिजारो से, कार्बोनल अमाइन से, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए रहेंगे। तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन किस में आता? किस में आता? कैनिजारो में आता। चलो, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल,
किसमें आता? एल्डोल में होता है बेटा, ठीक है। कार्बोलामाइन रिएक्शन, अब ये डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन, डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन हम किससे करते हैं? कार्बोलामाइन से। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसमें दिखता है हमको? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसमें दिखता है हमको भैया? पीएच इसकी चेंज नहीं होती है, 0 हो जाती है ज़्विटर आयन में। ये कहां से उठाया है? ZWITTER, ज़्विटर आयन। पढ़ के जाएंगे पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसको आपको स्टेटमेंट को करेंगे तो उसका आंसर आएगा ए। सबके मैं मैच करके आंसर दिए हुए हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। अंडे को आप जब गर्म कर रहे हो यही होता है, प्राइमरी फर्क नहीं पड़ता है, सेकेंडरी टर्शरी फर्क पड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड रिमेन इंटरेक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज एक्टिविटी आयन, अगर आयनिक आयन की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो एक्टिविटी ऑफ आयंस की घटती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों घटती है? क्योंकि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन के साथ। जितना गाढ़ा 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 कर दोगे तो दिक्कत आएगी ना वहां पे। तो सेम दोनों स्टेटमेंट करेक्ट जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है? साइनाइड जैसे होता है। लो स्पिन, बिल्कुल सही बात है। मोटा आदमी, भरकम आदमी धीमे धीमे घूमेगा, पतला आदमी दौड़ के लगाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक्साइटेड पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? बोथ ए एंड टू, दोनों जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है ये एक्साइड होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, ए है। अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड एसिडिक द रिजल्टिंग इनोलेट आयन, बहुत बढ़िया, इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट जा रहा है। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है C7H6O डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, बस यहीं से पकड़ लो, यहीं से पकड़ लो। 33 मार्क की आनी है ऑर्गेनिक, क्या करोगे 33 मार्क की ऑर्गेनिक में? घोट के जाओगे, पढ़ के जाओगे, रट के जाओगे, मैम का पेपर लगा के जाओगे। तो भैया डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन मतलब कौन नहीं देता? बेंजोल्डिहाइड नहीं देता, ठीक है। बट ऑन ट्रीटमेंट CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या दे रहा है? कंपाउंड दे रहा है ए। तो भैया क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी इसमें। तो क्या क्या देना है? देखो इसके आंसर्स दिए हुए हैं। बेंजोल्डिहाइड है और ये बनाएगा वो अल्कोहल, और एसाइलेशन की रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन के साथ, हाइड्रोलिसिस होगा, और यहां पर आएगा आपका क्या? पॉलीब्रोमोनेशन, प्रोसेस का नाम आ जाएगा। टोलुइन से बेंजोल्डिहाइड बनाना है, क्या करेंगे यार? टोलुइन से बेंजोल्डिहाइड बनाना है तो टोलुइन पे बेंजोल्डिहाइड के लिए इटार्ड लगा देंगे, इटार्ड लगा देंगे, हो गया, ठीक है। ये इटार्ड का वो है, क्या है ये? क्रोमिक क्लोराइड रिएजेंट है। व्हाई डज ऑक्सीडेशन स्टॉप एट एल्डिहाइड स्टेज इन दी रिएक्शन? क्यों ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाता है एल्डिहाइड की स्टेज पे? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, एक एसिटिक एसिड का, एक HCl का, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, और दोनों की मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग जा रही है। तो वो कह रहा है ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक्सप्लेन करो क्यों? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयन रैपिडली बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद राइट द सेल हाँ रिप्रेजेंटेशन लिखना है भैया, बताओ जिंक का और कॉपर का सेल रिप्रेजेंटेशन कौन नहीं लिख सकता? रट रट के तुम पागल हो गए होगे। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। ओवरऑल रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज का यूज लिख लोगे, सर्किट कंप्लीट करता है, आराम से कर लोगे। उसके बाद कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को, और अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो चार्ज एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं आया तो नर्स इक्वेशन के बारे में पूछेंगे, तो नर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर वो कहते हैं रिएक्शन कोशेंट इंक्रीज होगा ड्यूरिंग सेल ऑपरेशन, व्हाट विल ईएमएफ, तो ईएमएफ कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा अगर रिएक्शन क्वेश्चन को बढ़ाते हो आप, ठीक। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 क्रोमेट ओर में व्हाई इज एसिडिफिकेशन नेसेसरी, व्हाट कलर चेंज टू ऑब्जर्व, व्हाई इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेफर KMnO4 इन टाइट्रेशन अगेंस्ट FRS इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा देखो यहां पर याद रखेंगे, पहले तो कन्वर्जन, क्रोमेट येलो कलर का होता है जो कि डाइक्रोमेट में ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों कलर बिल्कुल रट के जाना, घूट के जाना। KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन को, समझे ना आप? तो इसलिए वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कोई ऐसा रेट एक्सप्रेशन आ गया और आपसे पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। कैन यू डायरेक्टली प्रिडिक्ट द मोलिकुलरिटी ऑन द इंफॉर्मेशन, तो बेटा कोई इंफॉर्मेटिव दिया ही नहीं है तो आप कैसे निकाल लोगे? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल हाउ डज द रेट चेंज, 4 टाइम हो जाएगा, कंसंट्रेशन को जब डबल कर दोगे। 3 मार्क के क्वेश्चन अगर आ गए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इतना इतना, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, फॉर्मूला पता है ना हाफ लाइफ का, T बराबर 0.693 अपॉन K लगा देना, आंसर आ जाएगा।
हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। तो हाउ मच टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, पता है ना आपको, क्या फॉर्मूला लगा के आओगे मैम, मुझे याद है आपने पढ़ाया था के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग की पावर बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, और मैं यही करके आऊंगा। ठीक, इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसको देख लेना ध्यान से, सबके हमने आंसर्स भी डाले हुए हैं, पूरा सोल्यूशन भी डाला हुआ है, आंसर भी डाला हुआ है। उसके बाद हाँ, ये 3 रिएक्शन आप जरूर देख के जाना बेटा, ये 3 रिएक्शन बहुत जरूर से देख के जाना। ऑक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन किस में होगा, CO2 में होगा, साथ में पानी निकलेगा। ट्रिक क्या बताई थी हमने, K2SO4 लगेगा, साथ में MnSO4 लगेगा, क्योंकि यहां पर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कंप्लीट करेंगे, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में होगी, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरस का फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों सॉल्ट और पानी निकाल देना। और दोनों ही देखो K2Cr2 में भी ये सेम कहानी होगी, बस यहाँ पर पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट निकलेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के सल्फेट बनेंगे। ट्रिक मैंने अपने वन शॉट में दी हुई है, उसको देख लेना। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बताया था पापा का प्यार, बीच वाला जो न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं शेल्स में, वो आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, एक शील्ड बना देते हैं, पापा का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर तक जाने नहीं देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बना देते हैं वहां पर। तो अगर पुअर शील्डिंग होती है, जब पुअर शील्डिंग होती है तो न्यूक्लियस का प्यार बाहर बाहर पहुंच जाता है और एटम श्रिंक होने लगता है, एटॉमिक रेडियाई लगभग बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब among the +2 oxidation state of the first transition series, Mn+2, Mn के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ढंग से करके जाना। स्टेबल, बहुत स्टेबल होता है क्योंकि हाफ फील्ड होता है, ये कैसा होता है, हाफ फील्ड। उसके बाद why do 4d 5d इलेक्ट्रॉन शो सिमिलर केमिकल बिहेवियर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बता दिया। और ये दी है सारी रिएक्शन जो मैंने ऊपर बताई थी, उनको याद कर लेना, प्रैक्टिस करके जरूर जाना इसकी, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बारे में भी दिया है पूरा रीजन कि Mn जो होता है 3d5 हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल, सब कुछ दिया है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का ग्रेजुअली डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, क्या साइज का मतलब, पापा का प्यार मिलेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटने लगेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ए अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस, PCl5 से क्या हो रहा है भैया, देखो बी। अब देखो एक कोई कंपाउंड है जो PCl5 से काम कर रहा है और बी बना रहा है, तो बेटा अब बी के ऊपर क्या लग रहा है, ये बस यहीं से पकड़ लिया, ये रिएजेंट है रोजनमंड का, ये किसका है, ये रोजनमंड का है। अगर रोजनमंड का है तो रोजनमंड काय पे लगती मैम, एसिड क्लोराइड पे लगती, CH3COCl, तो ऑब्वियसली यहां पर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तभी यहां एसिड क्लोराइड बजा, यहां पर बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO, डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होता है, दो एल्डिहाइड चिपक जाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन होगा और यहां एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, हीट करने पर वो पानी निकाल देगा और यहां बन जाएगा आपका ब्यूटूइन 1अल। देखो ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, सारे आंसर्स यहां पर दिए हुए हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दो आइसोमर है ए और बी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और उसमें ए गिव सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर दे रहा है मतलब एल्डिहाइड होगा, बट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म, मतलब आइडोफॉर्म नहीं दे रहा है, तो ये सिल्वर मिरर एल्डिहाइड है। बी गिव आइडोफॉर्म मतलब ये कीटोन है। ए और बी राइट रिएक्शन, ए टॉलरेंस रिएजेंट, एक्सप्लेन बी डज नॉट रिस्पॉन्ड, क्यों नहीं करता है। देखो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये आपका क्या दे रहा है, ये देखो रिड्यूस कर रहा है सिल्वर मिरर को, और एसीटोन लैक ऑफ एल्डिहाइड की वजह से ऐसा करता है। सजेशन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल टू फिनॉल, अरे यार इथेनॉल फिनॉल में डिस्टिंग्विश करना है, FeCl3 डालो, फेरिक क्लोराइड, वॉयलेट कलर देगा यहाँ फिनॉल का, ये नहीं देगा। एस्टल्डिहाइड में कीटोन में क्या करो भैया, टॉलरेंस ऑफ फेलिंग करा दो, तो यहाँ पर सिल्वर मिरर बनेगा या नहीं बनेगा। स्टेट ऑब्जर्वेशन इन ईच केस कन्वर्ट, ऑब्जर्वेशन भी लिखना है, उनका ऑब्जर्वेशन लिख देना है। देखो फिनॉल का वॉयलेट कलर लिख दिया, इसका क्या दे दिया, आगे लिखा होगा इसमें टॉलरेंस का या फेलिंग का। उसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, ध्यान से रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। अब आपको करना है क्या, इसको ऑब्जर्वेशन के बाद कन्वर्ट करना है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बेंजाइलडिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाओगे, बेंजाइलडिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाओगे। तो बेंजाइलडिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन करवा दो ना यार, रिडक्शन करवाओगे तो सिंपल सी बात है, वो क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले एनिलीन का एसाइलेशन कराना, एसाइलेशन कराने के बाद सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट के ऊपर आप ब्रोमिनेशन करवाने के बाद HCl डालोगे, तब स्टेबलाइज होगा प्रोडक्ट। कैसे होगा वो भी बता दे रही हूं, देख लो भैया, ये पहला वाला तो समझ में आ गया होगा। अब जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको देख लो, बेंजाइलडिहाइड में केनिजारो, देखो एनिलीन के ऊपर पहले क्या कराना, एसाइलेशन कराना बेटा,
उसके बाद ब्रोमिनेशन कराना और लास्ट में कराना हाइड्रोलिसिस। मतलब ये एनिलीन है, एनिलीन पर तुम एसिड क्लोराइड डालना और यहां से H और यहां से Cl निकालना, निकालने के बाद यहां बनाना NHCOCH3, फिर ब्रोमिनेशन कराना, ब्रोमिनेशन कराने के बाद फिर इसका कंपाउंड बना के फिर हाइड्रोलिसिस करवा देना। ये कह रहा है वो। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन मांग रहा है, आयनाइजेशन क्लोराइड मांग रहा है, ड्रॉ द ज्योमेट्री आइसोमर मांग रहा है। बीबीटी का क्वेश्चन है, बता दोगे कैसे? कितना आ रहा? 3 आ रहा ऑक्सीजन नंबर। कैसे आ रहा? ये 0 ये का 3, यहाँ 3 आ रहा है क्लोराइड। और आयनाइजेशन आइसोमर में कितना है? एक आयन, क्लोराइड का एक आयन बाहर निकलेगा, जो क्लोराइड का एक आयन बाहर निकलेगा। कौन सा आइसोमर? देखो पेयर बन जाएगा ना यहाँ पर, क्या? A2B4, A2B4 का पेयर तो ज्योमेट्रिकल में बनता है, तो आराम से बनेगा। यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस और ट्रांस दोनों बन जाएंगे यहाँ पे। अब गार्बिल पेथालामाइड सिंथेसिस भी आ सकती है बेटा, इसको तबीयत से करके जाना। बिल्कुल मैंने अपने वन शॉट में पढ़ाई है, वन शॉट में कराई है। ऑर्गेनिक का वन शॉट देखना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। वाई रिस्ट्रिक्टेड ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन देती है, सेकेंडरी टर्शरी अमाइन नहीं देता है। स्टेट 1 लिमिटेशन, एक लिमिटेशन देनी है, तो आपको याद रखना है। पिथालामाइड के लिए पहले आप, वही वाली कहानी है, पहले आप उसका सॉल्ट बनाओगे, सॉल्ट बनाने के बाद हाइड्रोलिसिस करोगे और आपका प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। रिस्ट्रिक्ट क्यों है प्राइमरी अमाइन? बिकॉज सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, प्लस आई की वजह से वो वहां पर क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। लिमिटेशन क्या है? नॉट सुटेबल फॉर एराइल हैलाइड। एराइल मतलब जानते हो? एरोमेटिक, ठीक। व्हाई डज ग्लूकोज गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट डिस्पाइट एक्साइटिंग प्रोमिनेंटली ऑफ साइक्लिक फॉर्म? वो साइक्लिक फॉर्म में रहने के बाद भी पॉजिटिव टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। साइक्लिक फॉर्म में रहने के साथ साथ ओपन चेन में इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, इसलिए ऐसा होता है। व्हाई डज सुक्रोज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट? सुक्रोज लैक ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें लैकिंग रहती है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेबलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, ठीक। अब डी सेक्शन चालू हुआ, जिसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। Glucose prominently excited in the cyclic form due to intermolecular hemiacetal formation, the formation of the Parnose ring। अब ये आगे आपका रिंग के बारे में, रिंग कैसे बनती है। A new stereo geometry of C1 known as the anomeric carbon, the interconversion between alpha and beta form occur through the open chain aldehyde structure। अब ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में एक क्वेश्चन करके दे दिया है। प्रोटीन हैव हाई स्पेसिफिक 3 डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्होंने क्या किया? प्रोटीन के बारे में भी बोल दिया और ग्लूकोज के बारे में भी बोल दिया, और उसके बाद डीएनए के बारे में भी दे दी। मतलब एक प्रॉपर स्टडी बना दी, एक केस स्टडी बना दी पूरी। पहले ग्लूकोज के बारे में, फिर प्रोटीन के बारे में, फिर डीएनए के बारे में। अब उसके कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए। द ओपन chain of glucose contain one aldehyde group, yet glucose behave mainly as a cyclic compound in solution, explain why। क्यों? तो साइक्लिक हेमीएस्टर फॉर्म में थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम पर स्ट्रांगली, इसीलिए फेवर करता है वो रिंग को, और वो वहां पर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। दूसरा बी पार्ट है, ड्रॉ द, अब हवार्ड का तो तुम्हें पता ही होगा डायग्राम कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोपायरॉन्स। मतलब ये आपको बनाना है, दोनों अल्फा का बनाना है और बीटा का बनाना है, ठीक है। उसके बाद डीएनए का डिस्क्राइब करना है, 3,5 फॉस्फो, जो आपका फॉस्फाइड ईस्टर का लिंकेज बनता है वहां पर। एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन स्ट्रक्चर ऑफ एंड व्हाई इट इज अरेंज ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपीटेशन। तो यहां इसके आंसर देख लो, प्रैक्टिस करके जाना बहुत तबीयत से भैया। ये आपका इसका आंसर रहेगा वन प्लेन में, ये वाली फॉर्म रहेगी इसकी। बिकॉज प्राइमरी स्ट्रक्चर, हाँ याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है पेप्टाइड में, और ग्लाइकोसिन, अब वहां पर लिंकेज भी पूछ सकते हैं, तो ग्लाइकोसिन लिंकेज भी आप याद रखना, ये आईसी में आया भी था आपका क्वेश्चन। फॉस्फेट ग्रुप लिंक होते हैं 3 कार्बन में, 1 शुगर से 5 कार्बन आइटम से, और नेक्स्ट फिर से दोबारा से वो रिपीट करता है ओरिएंटेशन के दौरान, तो एक चेन टाइप की बन जाती है, हेक्सेल टाइप का बन जाता है, फास्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एक बढ़िया हेलिक्स टाइप का बनता है। पीके वैल्यू का क्वेश्चन आ गया एस्टिक एसिड का, इसकी इतनी पीके वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द इतने सॉल्यूशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं, ये है फॉर्मूला, 11th क्लास का है, बट आप अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ पीके माइनस लॉग सी, तो जो वहां वैल्यू दी हुई है कंसंट्रेशन की, वो वैल्यू पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद 2 ऑर्गेनिक एसिड है जिनका पीके वैल्यू 4 है, 5 है।
विच वन द स्ट्रॉन्गर वन, तो 4 वाला स्ट्रॉन्गर होगा, जितनी पीके की वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर कहलाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो रेशियो निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे आओ, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड मोबिलिटी। कंडक्टिविटी इज मेजर ऑन द कंडक्टेंस सोल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड अपार्ट। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये पूरा कंडक्टिविटी की परिभाषा देती है कंडक्टेंस की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है डाइल्यूशन पे क्योंकि उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का रैपिडली शार्पली इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं। खुलास लॉ ने ये बोला था कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पे उन्होंने काम किया था कि मेरा वीक पर भी लगेगा स्ट्रॉन्ग पर भी लगेगा। दे अलाउड टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन बोथ द केसेस, ठीक है। अब वो कह रहा है 0.02 एम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज रेजिस्टेंस इतना, द सेल कांस्टेंट इतना। अब सेल कांस्टेंट दे दिया इतना, रेजिस्टेंस दे दिया इतना, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले कप्पा निकालो, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो आर की वैल्यू दी हुई है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, कप्पा निकल आएगा। जैसे ही कप्पा निकलेगा क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 इंटू एम, वैल्यू रख देना यहाँ पर मोलरिटी की, तो कप्पा निकल आएगा। अब जब ये जो आपने मोलर कंडक्टिविटी निकाली उसके बाद वो तुमसे क्या कह रहा है, यूजिंग द फॉर्मूला, जो डाटा आपको यूज दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हो? ये HCl का डाटा है, ये NaCl का है और आगे दिया होगा सोडियम एसीटेट का। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको जोड़ेंगे, CH3COO, Na की वैल्यू को जोड़ेंगे, HCl की वैल्यू को जोड़ेंगे और NaCl माइनस मार देंगे, तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। तो जैसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी हमारा अल्फा निकल आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द मोलर कंडक्टिविटी जो अपन ने निकाली थी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपका वो निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल में ई पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, ट्रांसफर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्क। तो कैसे निकालते हैं वर्क, पता होगा आपको, ये है फॉर्मूला। पहले तो ये वाला फॉर्मूला हमने बताया, ये क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला है। ये सेल पोटेंशियल में आपका डेल्टा जी वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगा देना, ये वाला NFE सेल वाला, आपका आंसर निकल आएगा डेल्टा जी वाला, गिव्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला। अब एक कंपाउंड दिया है C2H6O, ये स्टार्ट हो गया सेक्शन E। कंपाउंड दिया है C2H6O रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता भैया? SOCl2 होता। टू गिव द कंपाउंड बी, जो कि कंपाउंड बी दे रहा है। थायोनिल क्लोराइड से क्या मिल रहा है? बी कंपाउंड मिल रहा है, जिसको ट्रीट कर रहे हैं KOH के साथ, जो कंपाउंड सी दे रहा है, ठीक है। कंपाउंड सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने पे कंपाउंड डी दे रहा है। अब ये बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका होता है बेटा? एल्कीन का होता है। और यहाँ एल्कोहलिक KOH पे रिएक्शन हो रही है, उससे पहले मतलब क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा। हैलाइड में कौन सी रिएक्शन होगी? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जब यहाँ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, जब यहाँ डिहाइड्रो होगी, तब जहां पर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना होगा और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। ऐसे रोड मैप्स को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, वरना कल बैठे रह जाओगे ABCDE निकालो, तो ऐसे आपको पकड़ के आना है रोड मैप को। उसके बाद उसमें लिखा है कि आपको HVZ रिएक्शन लिख के आनी है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की वाली। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथाइलामाइन एंड डाइमिथाइलामाइन हिंसबर्ग टेस्ट में? तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। एनिलीन एंड बेंजोलामाइन यूजिंग कार्बोलामाइन टेस्ट, तो ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड देगा। यहाँ पर देखो सारे आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं सारे। पहला इथेनॉल होगा, फिर कोई एल्का हैलाइड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, एडिशन के बाद इथीन दोबारा बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में PbR3 डालेंगे तो अल्फा ब्रोमो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर HVZ लगा दिया आपने। उसके बाद इथाइलामाइन सॉल्युबल है और दूसरा वाला इनसॉल्युबल है, दोनों फाउल स्मेलिंग कंपाउंड यहाँ पर दे देंगे। उस वाले में आपका एल्डोल कंडेंसेशन और एफिफिशिएंसी ऑफ CO2, ये आपके ऑब्जर्वेशन लिख के आने हैं आपको, ठीक। अब ये देखो कितने बड़ा एक रोड मैप आया, 5 नंबर का। वर्थ लग रही है कि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आएगा। द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम वाला दिया है, 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाने हैं, राइट द करेक्ट IUPAC भी लिख दे हैं। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड इंडिकेट विच वन विल बी द डाइपोल मोमेंट, ये बताना है। अ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स TiH2O का होल 6+3 कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब T2G EG में स्प्लिट भी करके लिखना है, स्पिन भी निकालना है। उसके बाद
ऑन ट्रीटमेंट विद कोबाल्ट क्लोराइड इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो उसका कंपाउंड भी बनाना है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी हाउ मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, वो भी अलग से बता के आनी है। राइट द मॉडर्न कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एक्सप्लेन 1 क्लोराइड आयनाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, ये है इसका पूरा आंसर। इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, यहां से उठाना है इस कंपाउंड को, पहले आईयूपीएसी लिखेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे सिस एंड ट्रांस, दोनों को ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या बताएंगे, डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि उसमें प्लेस होती है। उसके बाद इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे T2G EG में। इसके बाद ये मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो लगाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी लिख के आएंगे और ये निकाल के लाएंगे इसके क्वेश्चंस वर्नर थ्योरी का, प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन सी वैलेंसी है। 32 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा इसका। इसमें आप देखो, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन व्हेन इट इज पार्शियल प्रेशर इतना इतना, ठीक है। इफ 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास इतना इतना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई वाला आ गया यहाँ पर, चलो ठीक है। और ये वाला आ गया हेनरी लॉ वाला, ये हेनरी लॉ के ऊपर आ गया, चलो ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल, ये आ गया आपका जो फ्यूल, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी हाइड्रोजन फ्यूल, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ऐसे मिला के एक पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का बना दिया। तो वही कहानी है, आर्हेनियस इक्वेशन लगा के पहला वाला आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तीसरे वाले में आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के बाद पाई वाला ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्व करेंगे, और लास्ट में थर्मोडायनामिकली आप ये पूरा बताएंगे कि ये बहुत इको फ्रेंडली सेल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका जो एनर्जी मिलती है उससे साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, तो ये इको फ्रेंडली सेल भी मानी जाती है। उसके बाद और मैं एक क्वेश्चन और डाल दिया था हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 20 मिनट है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हाउ मच टाइम विल इट टेक प्लेस, 87.5% पे कितना टाइम लगेगा, मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन डाल दिया था। इसी में मिला दिया था एक सॉल्यूट 1 kg में घुल रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला बताओ कैसे क्या रहेगा, मतलब ये एलिवेशन डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन डाल दिया था। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन डाला था इसमें उठा के। उसके बाद इसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी हम लेके आए, वॉन्ट ऑफ फैक्टर के साथ इसका मैंने एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में जस्टिफिकेशन मांग लिया, और स्टैंडर्ड ईएमएफ और गैल्वेनिक सेल, मतलब हमने यहाँ पर ई सेल को, मतलब इलेक्ट्रो को भी टच कर दिया। तो आप देख रहे हो मैंने केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो तीनों को टच करके एक आपके सामने और वाला क्वेश्चन डिजाइन करके रखा, जिससे कि आपके सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो, सारा कंटेंट कवर हो, आपको कुछ भी ना लगे कुछ भी छूट रहा है आपसे, सब कवर हो जाएगा। और सबके आपको आंसर्स रटे हुए हैं, वन शॉट में अपलोड कर चुकी हूं। फॉर्मूला शीट्स अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं बना पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स नहीं है, कमेंट में टाइप करो, हम वो भी भेजेंगे आपको, ठीक। उसके बाद अब आप देखिए, ये पूरा यहां तक सोल्यूशन रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा रोड मैप वाला। एक क्वेश्चन है 3C3H6O गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस। अब देखो, डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस आयोडोफॉर्म मतलब कीटोन होगा, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ग्रिग्नार्ड इट गिव बी, मतलब अल्कोहल बनेगा, कुछ 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जो बी का डिहाइड्रेशन होगा तो सी बनेगा। अब अल्कोहल बनेगा तो पानी निकालोगे तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। कंपाउंड सी यूज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल, और जो बनता है सी बन रहा है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल में काम में भी आता है, ठीक है। आइडेंटिफाई ABCD स्ट्रक्चर और सारी रिएक्शन सब बताना है, टेस्ट वेस्ट सारी चीजें बतानी है। तो यहाँ देखो, ये है पूरा कहानी, पूरा कहानी। हमने कहा था कीटोन होगा, कीटोन होगा, कीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, टेस्ट देने के बाद क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल पे ग्रिग्नार्ड डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये आपका ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। देखो प्रोपीन आ गया, प्रोपीन के ऊपर आप O3 डालोगे तो क्या होगा, ओजोनाइड बनके उसके बाद ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करोगे, मतलब तैयार करोगे। और टेस्ट के बारे में प्रॉपर दिया हुआ है, कौन सा आयोडोफॉर्म देता, कौन सा टॉलरेंस देता, कौन सा फैलिंग देता, कौन सा नहीं देता, सारी चीजें मैंने इसके अंदर रखी हुई है अच्छे तरीके से। उसके बाद एक फेराडे का क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला हुआ था, ये फेराडे का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर दिया है फेराडे का, वो भी कर लेना। हमने इसमें क्या डाला था, T2G EG, मतलब हमने CFT को भी उठाया इस वाले लॉन्ग वाले पोर्शन में, स्पिन भी निकलवाया, और लो स्पिन हाई स्पिन के बारे में मैग्नेटिक मोमेंटम भी यहाँ पर कैलकुलेट करवा लिया, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी जाएगी। आप देखो ये लिखा हुआ है, स्पिन पूरा T2G स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम सारा कैलकुलेट करा के रख दिया यहाँ पर। अब रोड मैप क्या फॉलो करना है, वो रोड मैप ये है, सबसे पहले चाहे 3x पर देखो, सबसे पहले मैम का ऑर्गेनिक का वन शॉट,
फिर कल मैंने अपलोड किया था फिजिकल का वन शॉट, फिर अभी मैंने अपलोड कर दिया इनऑर्गेनिक का वन शॉट। इन सारे वन शॉट्स के क्वेश्चंस को लगाना है, क्योंकि इन सारे वन शॉट में मैम ने एनसीईआरटी और सीबीएसई के जितने भी 2026 के सैंपल पेपर थे, वो सारे सैंपल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमने उठाए हैं, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाला है। यहाँ पे इन तीनों को देखने के बाद आप मेरा प्रहार 2.2 का लेवल 1 लगाएंगे, लेवल 2 लगाएंगे। ये दोनों आज रात में लगाने से पहले, मतलब आज सोने से पहले दोनों लेवल लग जाने चाहिए। ये वन शॉट के सारे क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। और जब सुबह आप उठोगे तो सुबह उठने के बाद का रोड मैप क्या बताया, आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, आपको ऑर्गेनिक में वो 15 नेम रिएक्शन जो मैंने वन शॉट में दिए हैं वो रिवाइज करनी है, फिजिकल के लास्ट में मैंने मेन टॉपिक्स बताए हैं वो रिवाइज करने हैं, इनऑर्गेनिक में मैंने जो भी मेन टॉपिक आपको लिखवाए हैं मेरे वन शॉट्स को आप सुनोगे तो दिख जाएगा आपको, वो रिवाइज करने हैं। सुबह का बता रही हूँ रोड मैप, ये सुबह का, ये तो आज रात का रोड मैप है, सुबह का रोड मैप। उसके बाद पेपर देना है। अभी भी अगर कोई बच्चा यहाँ पर 70 वाला है कि मुझे 70 ही चाहिए, मुझे 65 प्लस ही चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो मेरे सेट ABCD ले सकता है मेरे से। और वो सेट ABCD लेकर इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, और वहां से आप जब मैसेज करोगे तो आपको हम वहां पर अपनी क्वेरी करोगे तो वहां आपको सेट प्रोवाइड कर देंगे, उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे कि तुम्हें सोल्यूशन भी नहीं करना, तुम तो सेट लो, सोल्यूशन लो और देखो तुम्हें कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद फिर तुम देखो तुम्हारे 65 से लेके 70 के बीच में नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन मेरी टेक्निक जरूर फॉलो करना, जो मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है, पेपर हॉल में घुसते ही साथ थैंक्स टू यूनिवर्स जरूर करेंगे, सीट पर बैठते ही साथ मेरे वर्ड्स तुम्हारे कानों में कल सुबह गूंजने चाहिए कि आप बोलोगे थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आंखें बंद करके विजुलाइज करोगे कि जो भी सेट मेरे पास आ रहा है, मैंने 2 दिन में जो भी रिवीजन किया, कल रात में जो भी क्वेश्चंस मैंने लगाए, वो सारे मेरे सेट में फंस गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स। 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस, असर्शन, इवन केस स्टडी, 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कुछ वही आ गया जो मैं पढ़ के आया था, जो पढ़ के आई थी। ये विजुलाइज करना है जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। और जैसे ही पेपर तुम्हारे पास आएगा, 4 मैजिकल स्टेटमेंट बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, जो साल भर हम लोगों ने मक्कारी करी है, अगर हमने अपना 100% नहीं दिया है तो प्लीज फॉरगिव मी, अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटा रहे हो। थैंक यू, क्योंकि पूरा सेट तुम्हारा फंस गया है, सारे क्वेश्चन तुमने जो रिवाइज किए थे वो फंस गए हैं। आई लव यू, क्योंकि तुम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे 1 बजे के बाद। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया और तुम्हें कैसा फील हो रहा है। मेरी विजुअलाइजेशन टेक्निक, यूनिवर्स से कनेक्शन और मेरा ये प्रहार 2.2 लेवल 1, लेवल 2, वन शॉट ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तुम्हारे काम आया या नहीं आया। एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटा सा रिव्यू तुम्हारी मैम को बहुत मोटिवेट करेगा। और मोटिवेशन के साथ मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगी, तुम्हारे रिजल्ट के लिए प्रेयर करूंगी। और मैं लास्ट में यही कहूंगी, गॉड बी विथ यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर तुम्हें अकल बुद्धि समझ दे, तुम्हें आशीष दे और मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए। कहीं ना कहीं मेरी जो भी एनर्जी है वो तुम्हारे तक ट्रांसफर हो जाए। तथास्तु। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन।